स्वागत है, अभिनंदन है। राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। बीए पार्ट 1 के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है, फर्स्ट पेपर जो है, वो है राजनीति विज्ञान के मूल आधार या फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आपको नाम से ही विदित है कि राजनीति विज्ञान जिस विषयों के ऊपर आधारित है, उन सभी विषयों को इस पेपर के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। मूल आधार राजनीति विज्ञान के उन सभी विषयों को इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजनीति विज्ञान स्वयं क्या है? राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। अंग्रेजी भाषा में इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक संबंध एवं राजनीतिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। साइंस का जैसे हम मानते हैं, साइंस के कुछ अलग विषय होते हैं, जैसे कि जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हम उन्हीं को विज्ञान मानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति के लास्ट में इन सभी विषयों के बाद विज्ञान लगा हो या ना लगा हो, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या के विज्ञान लगा हुआ होता है। तो वास्तव में राजनीति विज्ञान एक नेचुरल विज्ञान न होकर एक सामाजिक विज्ञान है, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक जो भी संबंध है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, या हमारे यहाँ जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उनका खुद का क्या सेटअप है, किस तरीके का उनका संगठन का निर्माण हुआ है, और वो संगठन भी एक किस तरीके से कार्य करते हैं, और संगठनों का आपस में क्या संबंध है, इन सभी के विषय में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं। राजनीति का जो समान जो शब्द है वो है पॉलिटिक्स, जो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। पॉलिस शब्द का जो यूनान में अर्थ होता था वो होता था नगर राज्य। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, और पॉलिटिक्स शब्द इन्हीं नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का बोध कराता है हमें कि इन नगर राज्यों के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था का संचालन होता था वो किस तरीके का होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, मानव समाज में व्यापक राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वैज्ञानिक परिवर्तन हुए, जिसके फलस्वरूप जो छोटे छोटे नगर राज्य थे उन नगर राज्यों ने बड़े राष्ट्रीय राज्यों का आकार ले लिया। इस राज्य का आकार बढ़ाने में सबसे पहले धर्म और फिर विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ रहा कि धार्मिक आधार पर हम एक दूसरे से जुड़ते चले गए और बड़े होते चले गए। फिर विज्ञान ने हमें एक दूसरे के ज़्यादा करीब ला दिया, जिस तरीके से हम अभी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ई कंटेंट के द्वारा, ई माध्यम के द्वारा मैं आपसे रूबरू हूँ, आपके सामने हूँ, आपको पढ़ा पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से विज्ञान ने जो राजनीतिक जो राज्य है, राष्ट्रीय राज्य हैं, उनका क्षेत्र बहुत व्यापक कर दिया। तो राज्य के आकार के बढ़ने के साथ साथ राजनीति का क्षेत्र जो है वो भी व्यापक होता चला गया। आधुनिक काल में जीवन के सभी अंगों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से होने लगा, अतः राज्य से संबंधित मानव के जो कार्यकलाप का अध्ययन भी व्यवस्थित रूप से और वैज्ञानिक ढंग से होने लगा। राज्य विषयक ये अध्ययन ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य का ये वृद्ध रूप राज्य है, क्योंकि राज्य को ही तो मनुष्य बनाता है। तो जिस तरीके से मनुष्य के शरीर का पूरे का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से राज्य का भी वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। राज्य के कार्यकलाप कैसे हैं, राज्य की शासन व्यवस्था कैसी है, राज्य उन पर किस तरीके के अमल कर रहा है, ये सब हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये भी हम देखते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं कि एक राज्य जो है किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। मान लीजिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो उसका जो शासन काल है, उसके क्रियाकलाप है, वो किस तरीके से कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर यदि आप पार्टी का शासन है
तो वहाँ का जो शासनाध्यक्ष है वो किस तरीके के अपने कार्यकलापों को कर रहा है, या यूपी के अंदर, एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार है तो वो किस तरीके से अपने कार्यकलापों को कर रही है, शासन व्यवस्था को संचालित कर रही है। तो ये सब का अध्ययन जो है हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा बहुत सारे विचारकों ने दी है, जिसमें ब्लंट असली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसके किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। राज्य का, किसी भी राज्य का आधारभूत तत्व, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, हमारे यहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो उसका जो आधारभूत तत्व है वो क्या है कि उसने अपना जो मूल आधार जो बनाया, अपने किसी भी राज्य का मूल जो उसने सिद्धांत बनाया है वो क्या है, उसका अध्ययन करता है। अब उसका स्वरूप क्या निकल के आता है। लोकतंत्र हमारे यहाँ भी है, लोकतंत्र पाकिस्तान के अंदर भी है, लोकतंत्र अमेरिका के अंदर भी है, लेकिन लोकतंत्र में हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता है, लेकिन अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्ष को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी कि राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के समस्त जो अधिकार हैं उनका उपयोग प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। जबकि अमेरिका के अंदर दोनों ही जगह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका के अंदर राष्ट्राध्यक्ष जो है वो सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है और वो स्वयं अपने निर्णय लेता है। तो इस तरीके का जो स्वरूप है उस सभी का राज्य के राजनीति विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। राज्य जो आज इस विकसित रूप में है, यानी कि पहले क्या था और आज किस विकसित रूप में, उस सब का भी अध्ययन किया जाता है। उसी तरीके से डॉक्टर गार्नर भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत जो है वो राज्य से होता है। लीकाक ने भी यही कहा है कि राजनीति शास्त्र जो है या राजनीति विज्ञान वो सरकार का अध्ययन है। सरकार किस तरीके से अपने शासन व्यवस्था को चला रही है, उसके राज्य के अंदर जनता को कितनी खुश है, जनता को क्या क्या अधिकार, क्या क्या कर्तव्य जो भी है मिल रहे हैं जनता को, यानी कि जनता किस तरीके से अपने आप को संचालित कर रही है, राज्य के द्वारा संचालित हो रही है, ये सभी जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, इसका निर्धारण बहुत कठिन है। व्यक्ति एवं समाज का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो राजनीति इकाई से ना जुड़ा हुआ हो। हम अपने जीवन में बहुत सारे विषयों को लेकर चलते हैं। हम कहें कि हमने जूलॉजी को नहीं पढ़ा है, लेकिन जूलॉजी के अंदर जो पढ़ाया जाता है उनका बहुत कुछ ज्ञान हमें होता है। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, लोक प्रशासन, इकोनॉमिक्स सभी को अपने जीवन में आत्मसात करे हुए होते हैं और हम ही से ही तो ये सारे विषय निकले हुए हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान जो है वो हमारे हर एक निर्णय से, हमारे हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है। हम अगर कोई भी पढ़ते हैं, यदि हम पढ़ रहे हैं आज, तो हम किस स्कूल में, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सरकारी अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो सरकार हमारे लिए किस तरीके की वहाँ व्यवस्था कर रही है। अर्थात ये कि राजनीति जो है वो हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ी हुई है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रकार के मूलतः दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। अध्ययन के हम राजनीति विज्ञान का जब अध्ययन करने निकलते हैं तो दो दृष्टिकोणों पर आधारित होते हैं, एक परंपरागत और एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत गार्नर, गैटिल और गिलक्रास्ट के जो दृष्टिकोण है वो सम्मिलित है। ये सभी विज्ञान जो है वो राजनीति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकार और केवल उसके अंतर्गत जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है या हमारे नौकरशाह वर्ग है, उसका अध्ययन करता है परंपरागत जो दृष्टिकोण होता है। लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण के बाद आज जो आधुनिक दृष्टिकोण आया है
वो अपने अध्ययन को केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं रखता है। वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है, मनुष्य के सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करता है, मनुष्य के आर्थिक जीवन का भी अध्ययन करता है और धार्मिक जीवन का भी अध्ययन करता है, नैतिक जीवन का भी अध्ययन करता है। और ये सभी पक्ष राजनीति को प्रभावित करते हैं और राजनीति इनको प्रभावित करती है। आर्थिक तथ्य, मान लीजिए आपने किसी भी पार्टी को पसंद किया या अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उसको पसंद किया, लेकिन दूसरा प्रतिनिधि यदि आपके पास आपको पैसे देता है तो हमारा कह गई है बहुत सारे लोगों का मत बदल जाता है और जिस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं उस व्यक्ति को वोट डाल देता है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से दो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, लेकिन एक हमारी जात का है, हमारे धर्म का है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारी जात और धर्म का नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा योग्य है, फिर भी हम अपने जाति और धर्म के व्यक्ति को वोट डालने चले जाते हैं। तो ये जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो मनुष्य का ये व्यवहार है और उसके आर्थिक, धार्मिक, नैतिक जो है, इनसे जो प्रभावित होता है, क्रियाकलापों से जो प्रभावित होता है, उन सब का अध्ययन भी आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान क्षेत्र में निम्नलिखित अध्ययन सम्मिलित है, यानी कि किस तरीके से अध्ययन किया जाता है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। पहला है मनुष्य का अध्ययन, कि मनुष्य, राजनीति विज्ञान जो भी है उसका राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारी जो प्रयोगशाला है वो पूरा समाज है और विषय वस्तु है उसके अंतर्गत सबसे पहले मनुष्य है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसको राज्य से पृथक नहीं रख सकते। अरस्तु की यही मान्यता है कि राज्य व समाज में रहकर मनुष्य आत्मनिर्भर हो सकता है। मनुष्य राज्य की गतिशीलता का आधार है। राज्य की जो समस्त गतिविधियां हैं वो मनुष्य के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। मानव के विकास की जो प्रत्येक आवश्यकता को राज्य पूरी करता है, उसे अधिकार देता है, उसे स्वतंत्रता देता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मनुष्य के केवल राजनीतिक क्षेत्र को ही देखा जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, जैसे बता चुके हैं आपको, कि मनुष्य के समग्र जीवन को सम्मिलित किया जाता है कि हमारा राज्य जो है मनुष्य को क्या फायदे दे रहा है, किस तरीके की सुविधाएं दे रहा है, और उस सुविधाओं के अंतर्गत मनुष्य जो है हमारे राज्य को क्या दे रहा है। यानी राजनीतिक जो अपना व्यवहार कर रहा है, वोट डाल रहा है, मनुष्य का जो जनता है उसका मेन का होता है कि वो वोट डालता है और राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा जो स्थापित कानून होते हैं उनका वो पालन करता है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति एक कानून का पालन करता है, दूसरा व्यक्ति उसका पालन नहीं करता। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों को का अध्ययन करते हैं, सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का सभी का अध्ययन किया जाता है। राज्य को सरकार जो है वो मूर्त रूप प्रदान करती है। राज्य का जो मूर्त रूप है, यानी जो हमें दिखाई देती है राज्य तो हमें दिखाई नहीं देता, राज्य का जो मूर्त रूप है वो हमें सरकार के रूप में दिखाई देता है। राज्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से सारे जीवन की पूर्ति की जाती है, परंतु राजनीतिक जीवन का उद्देश्य मात्र दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। इसका अस्तित्व एक अच्छे जीवन के लिए कायम है। इस रूप में जो राज्य है मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। यानी मनुष्य का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है वो आज राज्य के द्वारा ही हो रहा है। हम जितनी भी सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं हम अपने बल पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से कॉलेज विद्यालय में हम पढ़ाई करते हैं हम स्वयं वो कर सकते थे स्थापित? हम एग्ज़ाम देते हैं, आप एक एग्ज़ाम देने जाते हो, आपके एग्ज़ाम के पीछे, परीक्षा के पीछे कितने लोग कार्य करते हैं, उन सबको संचालित करता है राज्य, उन सबको तनख्वाह देता है राज्य। तो हमारे जीवन को, हमारे विकास के, हमारे समग्र जीवन के लिए राज्य जो है बहुत ही अपरिहार्य, यानी कि बहुत ही जरूरी संस्था है। यदि राज्य नहीं है तो मनुष्य आज जिस रूप में है उस रूप में नहीं हो सकता है। राजनीतिक जीवन के सर्वप्रथम
राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जो करते हैं राज्य के अतीत का अध्ययन करते हैं। जब भी हम अध्ययन करते हैं, भारत का जब अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि अतीत में राजाओं का राज्य था, उसके बाद मुगलों का राज्य आया, अंग्रेजों का राज्य आया। तो हमारे यहाँ उन सब में कैसी कैसी शासन व्यवस्थाएं थी, इसके जो संस्थाएं थे उनके वर्तमान स्वरूप को भी का भी अध्ययन करते हैं और इसके अतीत का भी अध्ययन करते हैं और भविष्य में उनके सुधार और उनके विकास के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। जब हम अतीत को पढ़ते हैं और वर्तमान को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अतीत में ये कानून थे या ये नियम थे या इस तरीके का हमारा संविधान था, तो हमारे समाज को किस तरीके से उस टाइम हमारे समाज को विकास में किस तरीके से सहायता प्राप्त हुई थी। वर्तमान में क्या है, दोनों में क्या अच्छा था भूतकाल में और वर्तमान में क्या चीज़ें अच्छी थी, तो हम उन अच्छी चीज़ों को, उन विकासशील मुद्दों को हम भविष्य में लेकर आए और हम अपने देश का, हमारे समाज का विकास करें। तो हमें जब हम राज्य के अतीत का और वर्तमान का अध्ययन करते हैं तो भविष्य के लिए हमें प्राप्त होता है कि हम भविष्य में किस तरीके से निर्णय लें और हमारे समाज का विकास कर पाए। इसके अतिरिक्त हम राजनीतिक दलों, हित समूहों, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं का भी अध्ययन करते हैं कि किस तरीके के हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं। हमारे बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आप पार्टी क्या कर रही है, बहुत सारी पार्टी है, उनका करते हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ हमारे कुछ हित समूह भी पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे वकीलों ने एक अपना अलग समूह बना लिया, टीचर एसोसिएशन होती है, इंजीनियर्सों का एक अलग समूह होता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे हित समूह हैं जो केवल अपने संगठन के लिए कार्य करते हैं, जैसे टीचर्स का अगर कोई समूह है, संगठन है, वो टीचर के लिए कार्य करेगा, टीचर की भलाई के लिए कार्य करेगा, उनके हितों के लिए कार्य करेगा, उनकी समस्याओं को वो उजागर करेगा। वकीलों का कोई है तो वो भी यही करेगा। वकीलों से संबंधित जो संगठन है वो किस पूरे समाज के लोगों को नहीं देखेगा, वो मात्र वकीलों को क्या समस्या आती है समाज के अंतर्गत, वकीलों को क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, इसके लिए कार्य करेगा। तो इन सब हित समूहों का हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ स्वतंत्रता और समानता बहुत ज़रूरी है। ये अवधारणा है कि जनता को, नागरिकों को किस तरीके की स्वतंत्रताएं प्राप्त है या किस तरीके से नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, समान नौकरी का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार, समान जीवन यापन का अधिकार। उन सब अवधारणाओं का हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं। सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि सत्ता ये चाहती है कि मनुष्य जो है उसके कंट्रोल में रहना चाहिए, जनता उसके कंट्रोल में रहनी चाहिए, उसके अनुसार कार्य करनी चाहिए, जबकि व्यक्ति ये चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, वो किसी के बंधन में ना रहे। तो इसके मध्य इसका कैसे सामंजस्य बिठाया है सरकार ने, इस सब का भी अध्ययन राज्य के अंतर्गत या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हमारा जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी सदस्य है, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है दूसरे राज्यों के साथ, उसका भी अध्ययन किया जाता है। और हम इसके साथ ये भी अध्ययन करते हैं कि आगे हम अपने जो आज हमारी नीतियाँ हैं, हमारे कानून हैं, हमारी प्रकृति है, उसमें किस तरीके से सुधार करें कि हम एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो सके। हमारा आदर्श रूप कैसा होना चाहिए, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य के अतीत क्या घटनाएं उठ चुकी हैं, कैसा था हमारा राज्य, उन दिनों जनता को क्या सुख सुविधाएं प्राप्त थी, किस तरीके का विकास हो रहा था, उसका अध्ययन करते हैं। आज कैसा है, आज हमारी सरकार ने हमें क्या सुविधाएं दी है, सरकार किस तरीके का निर्माण हुआ है, सरकार के कितने अंग हैं, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, इस सब का अध्ययन करते हैं। साथ ही अब भविष्य में क्या करना है, भविष्य का जो हमारा राज्य वो कैसा होना चाहिए, भविष्य के हमें जनता को जो सुख सुविधाएं देनी है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देना है, और हमें जनता का संपूर्ण विकास करना है, उस सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद सरकार का अध्ययन किया जाता है। चूंकि जो सरकार है वो राज्य का मूर्त रूप है। राज्य तो अमूर्त संस्था है, वो दिखाई नहीं देती। किसी भी राज्य की अपनी एक बाउंड्री होती है, सीमा रेखा होती है, लेकिन वो भी हमें दिखाई नहीं देती। सरकार के माध्यम से हम
या कहे कि राज्य क्या कर रहा है, ये हमें दिखाई नहीं देता। हमें सरकार के माध्यम से दिखाई देता है कि सरकार हमारी क्या कार्य कर रही है। इसलिए सरकार को राज्य का अनिवार्य तत्व माना गया है। सरकार के माध्यम से ही सामान्य नीतियों का निर्धारण होता है, उन सब नीतियों का, उन सब गतिविधियों का संचालन होता है और हमारे सामान्य हितों की जो पूर्ति होती है, संवर्धन होता है हमारे सामान्य हितों का, कि हम कहते हैं राज्य ये कार्य कर रहा है, लेकिन वो करती है सरकार, और सरकार में बैठे हुए होते हैं इंसान। तो इंसान ही इंसान के लिए कार्य करता है। जब इंसान एक संगठित रूप में आते हैं तो वो सरकार बन जाते हैं, और सरकार और मनुष्य जब, या सरकार और जनता मिलती है तो पूरे राज्य का रूप धारण कर लेती है। और अभी हमारे यहाँ सरकार के जो अंग हैं वो 3 हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसको जनता ही चुनती है। कार्यपालिका जो है जनता के लिए, राज्य के लिए कार्य करती है। व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, यानी व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है और उन कार्यों को, उन कानूनों को मूर्त रूप जो देती है वो हमारी कार्यपालिका देती है। उन कानूनों के ऊपर हमारी कार्यपालिका कार्य करती है। और न्यायपालिका का कार्य यह है कि वो देखे कि हमारी व्यवस्थापिका ने क्या हमारे संविधान के अनुसार कानूनों का निर्माण किया है। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे, इसको बड़े स्तर पर पढ़ाएंगे अभी। और यदि जिन्होंने 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रखा है वो निश्चित ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को जानते होंगे। व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिन एमपी और एमएलए को हम चुन के भेजते हैं, वो सब व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर कार्यपालिका का निर्माण होता है। हमारा प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो हमारे कार्यपालिका है। तो व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है। फिर आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य न्याय करना है, और साथ ही ये देखना है कि जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, यानी व्यवस्थापिका उन्हीं ही कानूनों का निर्माण करे जो हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं, और कार्यपालिका उन्हीं प्रकार कार्यों को करे जो हमारे संविधान के अंतर्गत निश्चित है। इस तरीके से ये न्यायपालिका का कार्य है। इनके सभी के जो तीनों अंग हैं, इनके संगठन, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी शक्तियाँ, इनके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके साथ ही राज्य के संविधान का भी अध्ययन किया जाता है कि हमारे राज्य का संविधान है वो कैसा है, हमारे जो राज्य है उसका स्वरूप कैसा है। जैसे हमारे राज्य का स्वरूप है लोक कल्याणकारी राज्य, या इस तरीके का स्वरूप है कि हमारे यहाँ कि एक निरपराधी नहीं मरना चाहिए, चाहे 200 अपराधी उसके लिए छूट जाएं। तो ये स्वरूप जो है हमारे राज्य का है। तो इन सभी का अध्ययन जो है, इस तरीके की सरकार के अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, उसका विकास, संगठन क्या है, स्वभाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है। राजनीतिक सिद्धांत ये किसी भी जो राज्य या सरकार है उसने अपने यहाँ किन तरीके के उद्देश्यों को स्थापित कर रखा है। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो लोक कल्याणकारी राज्य है। और लोक कल्याणकारी यानी कि उसका प्रत्येक जो कदम है वो सिर्फ ये है कि हमारे जनता की भलाई होनी चाहिए। हमें चाहे इसके लिए किसी के साथ दुश्मनी रखनी पड़े या किसी देश के साथ अच्छे संबंध रखने पड़े, किसी के आगे झुकना पड़े, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ की जनता जो है उसकी भलाई होनी चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का संबंध जो है मुख्य रूप से राजनीतिक दल के लक्ष्य जो है, जो राजनीतिक दल हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं या शासन करना चाहते हैं, उनके लक्ष्य हैं, उनकी संस्थाओं और उनकी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। इसके आधार पर हमारे यहाँ सामान्य नियम जो निर्धारित किए जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत भी राजनीति विज्ञान बात करता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश है उसी तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर और भी देश हैं, और उन सभी के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए।
और आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से डिजिटल इंडिया आ रहा है, उससे तो पूरा विश्व ही एक हो गया है। हर एक राज्य, हम यहाँ बैठे बैठे एक पल के अंदर हम चाइना बात कर सकते हैं, अमेरिका बात कर सकते हैं, रूस बात कर सकते हैं, और तो और हम उनको वीडियो के माध्यम से या कहीं के उनको देख भी सकते हैं, उन सभी जगहों को हम। तो इस तरीके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अब हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का और भी बहुत महत्व बढ़ गया है। विज्ञान ने जो है इस दूरी को समाप्त कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राज्य है वो किस तरीके से दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय और जगह विधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और जगह कानून क्या है, वहाँ पे किस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका भी हम अध्ययन करते हैं। यानी हम देखते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत किस तरीके के शासन व्यवस्था जो है वो कार्य करती है, और भारत की किस तरीके से कार्य करती है, चीन की किस तरीके से कार्य करती है, उन सब का हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं, और हम अपनी सरकार को ये सलाह देने का प्रयास करते हैं कि आप भी इस तरीके का कार्य कीजिए, जिससे कि हमारा देश जो है वो और ज़्यादा तरक्की कर सके और ज़्यादा विकास कर सके। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है, राज्य के अतीत वर्तमान भविष्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब की गतिविधियों का, उन सब के संगठनों का, उन सब के कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। और ये राजनीति विज्ञान जो है वो मनुष्य के प्रत्येक मुद्दे से, प्रत्येक पक्ष से जुड़ी हुई है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। चूँकि आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, कि मनुष्य का ही वृद्ध रूप है जो सरकार है, और सरकारी का जो मूर्त रूप है वो अमूर्त रूप राज्य है, और मूर्त रूप जो है वो सरकार है। तो हमारी जो सरकार को जनता ही बनाती है, मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य के ऊपर ही शासन करता है। तो जब मनुष्य शासक होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, और वही मनुष्य जब शासित होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, इन सब का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। निश्चित ही आप जान चुके होंगे कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है बहुत ज़्यादा व्यापक है। वह मनुष्य के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करता है, प्रत्येक विषय का अध्ययन करता है, उसके सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है, उसके नैतिक जीवन का अध्ययन करता है, उसके धार्मिक जीवन का अध्ययन करता है। तो सभी का अध्ययन करता है, क्योंकि उन सब का जो संबंध है वो राज्य और सरकार के साथ होता है। तो विद्यार्थियों, ये जो आपको स्लाइड्स हैं ये सभी आपके नोट्स के रूप में काम आ सकती हैं। जब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम यूनिट के अंदर ही ये आपको पढ़ाया जाता है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्वेश्चन पेपर भी इसी के ऊपर बनता है। तो निश्चित ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये आपको नोट्स के रूप में भी काम आएंगे। इनको आप अपने नोट्स भी लिख के आप ले सकते हो, इनको सेव करके अपने यहाँ इस स्लाइड को रख सकते हो। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। निश्चित ही ये वीडियो आपके शिक्षित जीवन के लिए बहुत काम आएगा।